नमस्कार। आज हम लोग RTE 2009, इसका पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अच्छा, ये देखिए, आपकी शिक्षा जो है सबके लिए ज़रूरी है। जब तक शिक्षित आदमी नहीं होगा तब तक अच्छी समाज का निर्माण नहीं होगा। शिक्षा से ही समाज का निर्माण होता, अच्छे समाज का निर्माण होता है। पूरे देश में आप देख लें, पूरे विश्व में आप देख लें, तो हमारे यहाँ के शिक्षाविदों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ चूँकि एक तरीके से गरीब देश है, तो यहाँ की आर्थिक स्थिति के आधार पे जो है ये लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ भी शिक्षा जो है निःशुल्क होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा, जिसे प्राथमिक स्तर की शिक्षा जिसे कहेंगे, ये तो वो शिक्षा जो है बेसिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य भी होनी चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी की बात उन्होंने की। तो सबसे पहले शिक्षाविदों ने विचार विमर्श करते 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 और इसके पहले भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर पूरे विश्व स्तर पे कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले RTE की बात कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है 1870 में इंग्लैंड में की गई थी। उसके बाद हमारे देश, अब हम अपने देश की बात आते हैं, तो 1906 में बड़ौदा के नरेश राजा सयाजी गायकवाड़ थे और उन्होंने जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की। देखेंगे आपकी अम्बेडकर के जीवन परिचय अगर आप पढ़ेंगे तो अम्बेडकर जी को स्कॉलरशिप के विदेश पढ़ने के लिए वही सयाजी राय गायकवाड़ जी बड़ौदा नरेश से भेजे थे। तो उनकी सोच थी कि जो तबके हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनके पास आर्थिक कमी है, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास घर नहीं है, रहने के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? उनकी तो मूलभूत आवश्यकता भोजन है। लेकिन अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो अच्छी समाज का निर्माण होगा। तो इस तरीके से उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप की बात की थी। तो वहाँ पे होता है। फिर उसके बाद 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उन्होंने भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की थी, लेकिन यह भी अंग्रेज़ों का शासन था, वह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे हमारे देश में शिक्षाविदों ने भी इस पर चर्चा होती रही कि भाई हम लोग जो भी एक तरीके से आगे बढ़ें, समाज हमारा विकसित हो, हम लोग डेवलप हों, हमारा देश भी तरक्की करे। तो उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि जो निचले तबके के लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में 75% जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव के बच्चों को आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर स्तर कमज़ोर। भाई शिक्षा नहीं हो तो सारे स्तर उनके कमज़ोर होंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों, अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। उन्होंने कहा बच्चे फीस नहीं देते हैं, फीस नहीं है इसलिए पढ़ने नहीं आते, तो उन्होंने कहा बच्चों को फीस नहीं लेना है। तो इसमें संशोधन करके एक संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 12 दिसंबर 2002 को 12 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन हुआ। और उस संशोधन में इन्होंने कहा कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। RTE 2009 राइट टू एजुकेशन इसका फुल नेम है, और इसका पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अगर कभी कभी पूछेगा कि RTE 2009 का पूरा नाम बताइए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE 2009। तो इस तरीके से ये है। अब यहाँ आप देखेंगे कि भाई किन बच्चों को जो बेसिक स्तर यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि वो किस स्तर के, किन आय के बच्चों के लिए, किस उम्र के बच्चों के लिए एजुकेशन की बात उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ये आप याद रखेंगे। और नॉर्मल जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष, अगर डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, शारीरिक हैं या मानसिक हैं, तो किसी प्रकार से उनके कोई अंग काम नहीं कर रहा है, हाथ से, पैर से, आँख से, जो भी सुनने में, देखने में, तो उनके लिए 6 से 18 वर्ष की बात, इसे भी आप याद रखेंगे कि जो अक्षम बच्चे हैं उनको क्या है 6 से 18 वर्ष, जो दिव्यांग कह लेंगे, जो अक्षमता वाले बच्चे हैं। लेकिन नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष के बाद ही बच्चा जो है पढ़ने के लिए जाता है। वो अलग बात है कि 3 वर्ष में ही बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे सरकारी इसमें आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह खुला हुआ है, और यहाँ पे प्राइवेट स्तर में जो है आपकी नर्सरी है, लोअर KG है, अपर KG, उसके बाद बच्चे जाते हैं। लेकिन जो शुरू से शिक्षा का लेवल बनाया गया, 6 वर्ष के बाद ही बच्चा एक में एडमिशन करवाएगा। तो यहाँ भी देखेंगे आप। अच्छा, कब पारित हुआ,
इसे आप देखेंगे 20 जुलाई 2009 को, देखें कि मसौदा तो वहीं से तैयार होना शुरू हो गया था जब इन्होंने उसकी स्थापना होती है, जड़ें कहाँ जाती हैं इसे आप देखेंगे। 86वां संविधान संशोधन होता है 12 दिसंबर 2002 को, और संविधान संशोधन होने के बाद अब 2009 तक विचार विमर्श होता रहता है, लोगों में आपस में चर्चाएं होती रह, शिक्षाविदों हमारे देश की शिक्षाविद आपस में चर्चा करते 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 सरकारें बनती है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन सभी शिक्षाविद ये चर्चा करते रहेंगे भाई बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, क्या कारण है, गरीबी है या उसकी जो भी रीज़न हो, उस पर चर्चा होती लोगों ने कहा कि इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि बच्चों को फेल कर दिया जाता है, जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं या इस तरीके से आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, किताबें नहीं हैं उनके पास, कपड़े नहीं हैं, कपड़ों का अभाव में स्कूल नहीं आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए कहा कि नहीं, सभी बच्चों को किसी बच्चों को फेल नहीं करना है, किसी बच्चों को फीस नहीं लेनी है। तो फिर ये जड़ें जाती हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कब पारित हुआ, 2009 में ये राज्यसभा में पारित हुआ, 20 जुलाई 2009 को। देखिए कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी मसौदा पहले राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद लोकसभा में पारित होता है। तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित होता है और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित होता है। सभी से जो सदन उसके एक तरीके से एमपी वगैरह होते हैं, सांसद वगैरह होते हैं, सिग्नेचर होती है। फिर 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा उस पर सिग्नेचर होती है। उस समय जो है 2009 26 अगस्त 2009 कांग्रेस की सरकार रहती है, उसमें तत्कालिक राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रहती हैं, उनकी सिग्नेचर होती है और वह जो है वह पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। आरटी यानी राइट टू एजुकेशन जो है 2009 पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। अब ये होता है कि पास कब होगा, तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हो जाता है। अभी अब से किसी बच्चे से फीस नहीं ले जाएगी, किसी बच्चे को फेल नहीं करना है और सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी। 2-3 चीज़ें आप याद रखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखेंगे, केवल 2 स्टेट में यह लागू नहीं हुआ, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ, लेकिन फिर राजस्थान में जो है 29 मार्च 2010 को लागू कर दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया। ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ तो लागू हो गया लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया। अब इसकी संरचना क्या है भाई, इसकी जो तैयार किया गया उसमें उन्होंने 7 अध्याय बनाए गए, 38 धाराएँ हैं, उसमें एक अनुसूची है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जो एक्ट है राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम है, उसमें कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं। कौन सा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, तो 5वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें शिक्षक के कर्तव्यों, शिक्षक के अधिकार, शिक्षक के दायित्वों की बात की गई है। इसमें 5वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 7 अध्याय में कौन सा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, धाराएँ 38 है, अनुसूची 1 है। प्राथमिक शिक्षा, अब देखेंगे कि इसको भाई तैयार हो गया, लेकिन किस अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया, जिसको 21 का भी कहीं कहीं लिखा होगा, कन्फ्यूज आप मत करिएगा। 21A या 21 का में जोड़ा गया। एक मूल अधिकार, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, एक मूल अधिकार बना दिया गया कि नहीं, देना ही देना है, चाहे कि गार्जियन कितना भी गरीब हो, अगर वो बच्चा उसकी पैदा कर सकता है तो बच्चे को पढ़ा भी सकता है, चाहे वो कहीं से मजदूरी करे, 1 रोटी है तो आधी रोटी खाए, आधी रोटी बच्चे की पढ़ाई में लगाए। मतलब अगर वो 1 रुपया कमा रहा है, उन्होंने कहा कि अगर वो 100 रुपये की मजदूरी कर रहा है तो 50 रुपया वो अपने जीविकोपार्जन में लगाए और 50 रुपये बच्चों के एजुकेशन में लगाए। इतना एक इम्पॉर्टेंट कर दिया गया कि भाई ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो माँ बाप समझ लीजिए अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इन्होंने ये बात तक कह दी। और इसके बाद 51A या 51 में एक मूल कर्तव्य के रूप में उसको जोड़ दिया गया। यहाँ भी कभी भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है। फिर RT 2009 के अनुसार भारत विश्व का, अब देखिए इसके पहले हमारे देश से पहले जो है पूरे विश्व में 134 देशों में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो है लागू हो चुकी थी। हमारा देश जब 2009 में 1 अप्रैल 2009 में जब निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम पारित हुआ, RT एक्ट पारित हुआ, तो उसके पहले 134 देशों में देखिए पारित हो चुका था, पास हो चुका था। हमारा देश कौन सा बना, कौन सा स्थान आया, 135वां स्थान इसका आया। कौन सा स्थान आया, 135वां स्थान आया। देखिए ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप इसको याद रखेंगे, मेन चीज़ों को आप नोट करते जाएंगे और ये
प्राथमिक शिक्षा आप जान ही रहे हैं 1 से 5 तक। उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा को पीएस भी कहते हैं, पीएस भी कहते हैं, पीएस भी कहते हैं, प्राइमरी स्कूल भी कहते हैं। और उच्च प्राथमिक शिक्षा को यूपीएस भी कहते हैं, अपर प्राइमरी स्कूल कहते हैं, या पूर्व माध्यमिक भी कहते हैं, पूर्व माध्यमिक स्कूल भी कहते हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी कहते हैं इसको, या अपर प्राइमरी स्कूल भी कहते हैं, या जूनियर स्कूल भी कहते हैं, जूनियर स्कूल भी कहते हैं। यही तो आप जानते ही होंगे, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। और इन्होंने कहा नो डिडक्शन पॉलिसी, किसी बच्चे को फेल नहीं करना। शुरू में ही मैं आपको बता दिया हूँ कि उसमें किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, किसी बच्चे को का टेस्ट नहीं लेना है, किसी बच्चे को एक तरीके से किसी प्रकार का शारीरिक उत्पीड़न या मानसिक शोषण नहीं करना है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई अब थोड़ा सा अनुशासन भी तो ज़रूरी है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो बच्चे एकदम लापरवाह हो जाएं। कोई बच्चा डेली स्कूल जा रहा है, कोई बच्चा उसके बल गया कभी स्कूल नहीं गया, वो भी पास हो जा रहा है। तो बच्चे आपस में तुलना करते हैं ना, सर जी वो नहीं आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, वो कभी स्कूल नहीं आया, वो भी पास हो गया, मैं भी पास हो गया, तो देखी देखा वो भी नहीं जाएगा स्कूल। नहीं, थोड़ा सा भी कहते हैं कि अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है। तो थोड़ा सा तो अनुशासन होना चाहिए, यानी एक तरीके से आत्म अनुशासन की बात होनी चाहिए। थोड़ा सा मतलब बच्चों को इस तरीके से प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि बता स्वयं जो है विद्यालय आए चल करके और अपने खुद पढ़े। तो 2019 में, हम 1900 कह रहे हैं, सॉरी 2019 में एक संशोधन हुआ। संशोधन ये हुआ कि नहीं, बच्चे को फेल किया जा सकता है। अब बच्चे स्कूल नहीं आ रहा है, बच्चा परीक्षा नहीं दिया है, तो उसको फेल किया जाएगा। फिर बच्चे से संपर्क किया जाएगा, बच्चे के गार्जियन से संपर्क किया जाएगा और एक रेमेडियल टीचिंग होगी, उपचारात्मक शिक्षा होगी। उस उपचारात्मक शिक्षा में 2 महीने का समय होगा। 2 महीने तक बच्चे को उपचारात्मक शिक्षा दी जाएगी, रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी, और उस टीचिंग के अंतर्गत फिर बाद में बच्चे की परीक्षा होगी। और परीक्षा होकर के बच्चा अगर पास हो जाता है तो अच्छा देखेंगे, ये परीक्षाएं कक्षा 5 और कक्षा 8 में ही होती हैं, यानी क्लास 5 और क्लास 8 में बोर्ड की परीक्षा होती है भाई, 5 और 8 में। तो ये परीक्षाएं होंगी। अगर उसमें बच्चा फेल हो जाता था पहले, तब भी उसको 6 में एडमिशन कर लिया जाता था। लेकिन अब ये संशोधन कर दिया कि नहीं, 5 में अगर फेल हो गया, बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो उसमें जो क्या होगा भैया, उसको जो है नहीं फेल हो गया तो उसको फेल करिए, फिर रेमेडियल टीचिंग होगी 2 महीने तक, और उसके बाद फिर परीक्षा होगी। अगर उसमें पास होगा तो उसको पास करिए। अगर उसमें भी नहीं पास होता है बच्चा, परीक्षा नहीं देने आता है या कुछ लिखता पढ़ता नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको उस स्टेट के अधीन कर दिया जाएगा, उस राज्य के अधीन कर दिया जाएगा, और राज्य सरकार ये निर्णय लेगी कि इस बच्चे का क्या करना है। अगर उसकी भी परीक्षा लेगी रेमेडियल टीचिंग, अब वहाँ से प्रदेश स्तर से सुझाव आएगा, निर्देश आएगा, बीएससी स्तर तक, उस जिले स्तर तक वहाँ के लगाया जाएगा कि हाँ कुछ विशेष टीचर्स आएंगे जो उसकी शिक्षा देंगे और फिर उसकी परीक्षा लेंगे। उसको पास करना ही करना है, उसको फेल नहीं करना है। इस तरीके का प्रावधान है। और एक आप देखेंगे प्रवेश के समय किसी बच्चे से कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई टीसी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई परीक्षा नहीं, माँ बाप का कोई इंटरव्यू नहीं। प्राइवेट वगैरह में तो माँ बाप का भी सर्टिफिकेट देखा जाता है, इंटरव्यू देख लिया जाता है, कितनी क्वालिफिकेशन दी जाती है, टीसी ली जाती है। लेकिन यहाँ जो है RTE 2009 में उन्होंने कहा कि कोई टीसी नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़े और उसके बाद वो छोड़ करके चले गए, 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े या 5 या 6 या 7 पढ़े, फिर छोड़ के चले गए। फिर आए एडमिशन करवाने तो टीचर कहता था भाई टीसी लाओ। अब वहाँ छोड़ के चले गए तो बीच में टीचर उनको टीसी देगा नहीं, भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके माँ बाप मजदूरी करने जा रहे हैं, भट्टे पे काम करने जा रहे हैं, दिल्ली बम्बई फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, तो होटल में वो काम भी करेंगे, उनके माँ बाप फैक्ट्री में काम करेंगे, वो होटल में काम कर बर्तन वगैरह धुलेंगे, तो पढ़ाई छूट जाती थी। फिर आते थे तो थोड़ा सा उनको मन में लगता था कि हाँ फिर पढ़ने जाएँ, तो टीचर कहता था नहीं टीसी लाओ, हाँ तो अपने माँ बाप को बुला के लाओ, उनसे पूछता था, तो कोई इंटरव्यू नहीं, कोई टीसी नहीं, उसका एडमिशन जो है निःशुल्क कर लिया जाएगा। और एक चीज़ और है कि देखेंगे कि भाई एक कैपिटेशन फीस जो होती थी, कैपिटेशन फीस के नाम पे जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह जो होते हैं वो कैपिटेशन फीस लेते हैं, जैसे गेम का लेते हैं, और एक तरीके से आपको देखेंगे मैगजीन वगैरह का लेते हैं, पुस्तकालय का लेते हैं, या कन्वेंट्स वगैरह का लेते हैं, गाड़ी वगैरह उनके पास होती है, बच्चों को भेजते हैं। तो यह भी जो EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस यानी गरीब स्तर के बच्चे हैं जिनकी इनकम सर्टिफिकेट कम है,
लाख से भी कम है, तो उनके बच्चे जो 25% उनके बच्चे क्या होंगे, वो भी प्राइवेट में जाएंगे और उनसे भी कोई फीस नहीं ली जाए। फीस तो ली ही नहीं जाएगी, फीस तो प्राइवेट को भी नहीं लेना। ये नहीं कि ये सरकारी पे ही नियम लागू है, प्राइवेट पे भी ये नियम लागू है, उनसे भी फीस नहीं ले, लेकिन वो कैपिटेशन फीस के रूप में लेते हैं अपना, जैसे गेम का हो गया, पुस्तकालय का हो गया और बस का हो गया, और उनके जो साज सज्जा वगैरह जो भी मेंटेन वगैरह करते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाते हैं, इस तरीके से एक्स्ट्रा उनसे अगर आप कहेंगे किसी बच्चे से, अभी जैसे आप इसको देख रहे हैं तो अभी देखेंगे कि भी नहीं प्राइवेट वाले तो फीस लेते हैं, क्या उसका पालन नहीं करते, लेकिन आप कहेंगे कि आप सर फीस लेते हैं तो वो कहेंगे हम फीस कहाँ लेते हैं, हम तो कैपिटेशन फीस लेते हैं, हम तो सारी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं उसकी लेते हैं, फीस के नाम पे वो भी नहीं लेते। अगर वो फीस लेंगे तो आप उस रसीद को ले जा करके FIR कर देंगे, उनको सज़ा हो जाएगी। फीस लेना ही नहीं है 1 से 8 तक किसी बच्चे की, तो वहाँ पे देखिए, लेकिन वो उनका सिस्टम है, घुमा करके पकड़ लेते हैं। अच्छा, हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ना लिखे, बेस मजबूत हो, प्राइवेट वगैरह में भेजते हैं, भाई उनके यहाँ अच्छी फैसिलिटी वगैरह होती है। हालांकि सरकारी में क्वालिफाइड टीचर होते हैं, लेकिन सरकारी टीचरों से इतना एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है। अभी जनगणना आ गई, वो करना है, निर्वाचन आ गया, चुनाव में ड्यूटी है, तो पता चला कि प्रशिक्षण में ड्यूटी है, BRC पे ड्यूटी है। तो ये है कि भाई अधिकारी भी यही कहते हैं कि पढ़ाना लिखाना तो अलग बात है, किताबें 6-6 महीना हो जाती हैं, नहीं आती हैं, अब पता चलता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे पढ़ाएंगे, जब किताबें नहीं आ रही तो कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन प्राइवेट में जिस दिन एडमिशन हुआ उस दिन गार्जियन जा कर के 1000, 2000, 4000, 5000 जिस क्लास का बच्चा है वो पूरी किताबें खरीद देता है, कापी खरीद देता है, बुक्स पेन्स खरीद देता है, पेंसिल खरीद देता है। लेकिन सरकारी में क्या होता है कि भाई किताबें आएंगी तो मिलेंगी। अच्छा, पहले क्या होता था, बच्चा कितना भी गरीब होता, पहले इससे ज़्यादा गरीबी थी, लेकिन होता क्या था कि जब एडमिशन होता था उसी दिन या दूसरे दिन ही किसी कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर के, क्योंकि किताबें नहीं मिलती थी, तो गार्जियन किताबें खरीद देता था, तो किताबें खरीद देता था तो पढ़ाई शुरू हो जाती थी। अब क्या होता, भाई किताबें नहीं हैं। सरकारी टीचर में ऐसा नहीं है कि सरकारी टीचर क्वालिफाइड नहीं है, प्राइवेट टीचरों से ज़्यादा क्वालिफाइड है, लेकिन उनसे जो एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है, जो इतने काम है, अभी DBT वगैरह वाला काम जो है, बच्चों के खाते में पैसा भेजना है, फिर उसके बाद जनगणना करना है, चुनाव करवाना है, मीटिंग लेना है, शौचालय का काम, मतलब एक तरीके से शौचालय में जैसे कि आप देखिए भैया, आप यहाँ बना के नहीं, कायाकल्प के अंतर्गत प्रधान से जाकर मुलाकात करिए, खाना बनवाना है, दूध पिलाना है, फल बांटना, मतलब इतने एक्स्ट्रा वर्क लोड कर दिया जाता है कि टीचर पढ़ाने से जो है अब क्या पढ़ाएगा वो। जब अभी पढ़ा रहा है क्लास में, तब तक फ़ोन आ गया कार्यालय से, BRC वगैरह से या BSc कार्यालय से कि हाँ आइए, कागज़ तुरंत बना के दीजिए। वो क्लास छोड़ करके तुरंत जाएगा बना के, जहाँ स्टाफ कम है, पता चला कि बच्चे आए हैं, बच्चे पढ़ेंगे क्या। 2 दिन बच्चा देखा कि टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, तीसरे दिन आएगा ही नहीं, गार्जियन से जाकर कहेगा पापा वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, और बच्चा जो है गार्जियन भी इधर उधर करके कहीं न कहीं प्राइवेट में नाम लिखवा दे। तो ऐसा नहीं है। अगर पूरी ये सिस्टम आप देखेंगे, आप वही केंद्रीय विद्यालय है, वो भी 1 से प्राइमरी तक एजुकेशन देता है ना, लेकिन वहाँ सिस्टम वही है, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन पढ़ाई अच्छी होती है से। लेकिन यहाँ के जो बेसिक स्कूल्स हैं, ये 2-3 पॉइंट्स मेरी समझ से अगर सही हो जाए, किताबें समय से उपलब्ध हो जाएं, और जो ये बाबूगिरी वाला पद दे दिया गया है टीचरों को, ये ख़त्म कर दिया जाए। अलग भाई अलग उसके लिए क्लर्क वगैरह की पोस्टिंग कर दी, जैसे इंटर कॉलेज वगैरह में होती कि आप एक्स्ट्रा काम कीजिए, हैं जो भी चलाइए। तो इस तरीके से टीचर्स पहले क्या होते थे, केवल उनका दायित्व होता था, उनका कर्तव्य पढ़ाने पे होता था। इसलिए देखेंगे पहले के बच्चे पढ़ने में कितने तेज होते थे, भाई टीचर मन से पढ़ाते थे, बच्चे मन से पढ़ते भी थे। अब क्या है कि भाई टीचर के अलावा इतने ज़्यादा वर्क दे दिए जाते हैं कि ना उनको समय मिलता पढ़ाने का, ना बच्चे पढ़ते हैं, अब इधर उधर घूमते रहते हैं। और समाज भी यही कहता है कि अरे मास्टर लोग खाली बात करते हैं, बच्चे पढ़ते ही नहीं, कहा यार सरकारी में पढ़ा रहे हैं। मतलब अब क्या कहा जाए उसको, कहना आप लोग समाज में देख ही रहे हैं जो भी चल रहा है, उसके लिए ज़्यादा डिस्कस करना अच्छी बात नहीं। हम लोग टॉपिक पे ही बात करेंगे, जहाँ जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा बात करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ देखेंगे, अब देख रहा है कि भाई जो वही 25% उनका एडमिशन होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। अब विद्यालय और अध्यापक जो विद्यालय होगा वो भी रजिस्टर्ड होगा, एक तरीके से सरकारी विद्यालय क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, मान्यता प्राप्त होगा। अध्यापक भी होंगे वो भी रजिस्टर्ड होंगे, क्वालिफाइड होंगे, BEd या BTC किए हुए होंगे इसमें जो है। और इसके ये सुझाव उन्होंने दिया। और एक जो अनुपात होता है प्राइमरी स्तर पे बच्चों का और टीचर का अनुपात कितना होगा, ये क्वेश्चन आपका आता है। तो 1:30 होगा। उसमें आप देखेंगे अगर 30 बच्चे हैं तो 1 टीचर रहेगा, और 31 से लेकर के
60 बच्चे हैं तो उसमें 2 टीचर होगा, 61 से लेकर के 90 बच्चे होंगे तो 3 टीचर होगा, 91 से लेकर के 120 बच्चे होंगे तो 4 टीचर होगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए 121 से लेकर के 150 होंगे तो 5 टीचर होगा प्लस 1 हेडमास्टर होगा, यानी 6 टीचर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ उसको वर्क ज़्यादा पड़ जाएगा। भाई बच्चे ज़्यादा होंगे तो वर्क ज़्यादा पड़ेगा। और फिर वहीं पे देखेंगे अगर मान लीजिए बच्चों की संख्या 200 से ज़्यादा हो जाती है, किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या 200 से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे अनुपात जो है 1:40 का हो जाएगा, यानी 40 पे 1 टीचर रख लिए जाएंगे। वहाँ जो है रेशियो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर बच्चों की संख्या जहाँ कम है 150 तक है तो वहाँ पे प्राइमरी स्तर पे 1 से 5 तक का स्तर पे 1:30 का अनुपात होगा, यानी 30 बच्चों पे 1 टीचर रखे जाएंगे। लेकिन अपर प्राइमरी स्कूल जैसे जूनियर स्कूल में क्या होगा, 1 पे 1 टीचर 35 बच्चों को, यानी 35 पे 1 टीचर रहेंगे, यहाँ ये रेशियो चलेगा। तो यह आप याद रखेंगे, ये भी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि भाई प्राइमरी स्तर पे क्या रेशियो है, जूनियर स्तर पे क्या रेशियो है। तो यहाँ ये भी चीज़ें हैं। अगर भवन कैसे होंगे, कक्षा कक्ष होंगे, कार्यालय भी होगा, ऑफिस भी होगा, प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक बैठने के लिए शौचालय वगैरह होंगे और किचन होगा, खेल का मैदान होगा। ये सारी फैसिलिटी विद्यालय में होनी चाहिए बच्चों को खेलने के लिए। किचन में खाना वाना बना, डीएम वगैरह जो बनता है, और शौचालय बालक बालिका का अलग होना चाहिए, यूरिनल वगैरह होना चाहिए। शौचालय होना चाहिए। अच्छा, अब कभी कभी पूछते हैं कार्य दिवस कितने होने चाहिए, टीचर का कार्य दिवस कितना होना चाहिए। टीचर कार्य दिवस का मतलब कितने घंटे, अगर पूछेगा 1 साल में कितने दिन टीचर पढ़ाएगा, प्राइमरी में कितने दिन पढ़ाएगा, जो कि 365 दिन का 1 साल होता है। लेकिन आप देखेंगे वो संडे हो गया या 30 त्यौहार जितने भी निकल जाते हैं तो उसमें प्राइमरी में केवल 200 दिन ही पढ़ाना है और जूनियर में 220 दिन पढ़ाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि उसके कार्य दिवस जो होंगे, अगर 1 वर्ष में प्राइमरी स्तर पे 200 दिन पढ़ाएंगे और जूनियर स्तर पे 220 दिन पढ़ाएंगे, अपर प्राइमरी स्कूल में 220 दिन, इसे आप याद रखेंगे 1 साल का लिया है। अगर पूछ दिया कि भाई घंटे में पूछ रहा है कि आप पूछ रहा है घंटे में, 1 साल में घंटे में पूछ रहा है, ये भी 1 साल का ही है, 1 साल का 1 वर्ष का ही है, 1 वर्ष का ही है। घंटे में अगर पूछ रहा है तो एक मतलब आप समझिए 1 वर्ष में प्राइमरी स्तर पे 800 घंटा पढ़ाएगा टीचर और जूनियर स्तर पे 1000 घंटा पढ़ाना है। उसको मानक बनाया गया है कि कम से कम, मतलब कि ज़्यादा तो हो जाना चाहिए लेकिन कम से कम जो है प्राइमरी स्तर पे 800 घंटा 1 वर्ष में पढ़ाना ही पढ़ाना है और जूनियर स्तर पे 1000 घंटा पढ़ाना। ये भी क्वेश्चन बनता है, इसे आप याद रखेंगे। देखें, और फिर अगर कह रहा है कि 1 सप्ताह की बात आती है, 1 सप्ताह में 7 दिन होता है लेकिन संडे को तो छुट्टी रहती है, तो 6 दिन में टीचर कितना पढ़ाएगा, 45 घंटे पढ़ाएगा। कितना पढ़ाएगा, 45 घंटे पढ़ाएगा। अब उस 45 घंटे में भी उसका पाठ योजना तैयार करना है और पढ़ाने के लिए तैयारी भी करना है। अब भाई 1 घंटा लेक्चर देना है तो उसके लिए कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो वो तैयारी भी करके करेगा, तभी बच्चों को जाकर लेक्चर वगैरह देगा, पढ़ाएगा। तो उसमें ये भी जोड़ा जाएगा। यह नहीं कि केवल क्लास में जा कर के 45 घंटे का टाइम लिया जाएगा, वो ऑफिस में बैठ करके अपने स्टाफ रूम में बैठ करके भी, यानी विद्यालय में पढ़ रहा है तो वो भी समय लिया जाएगा। तो अब 1 सप्ताह में 45 घंटा लिया जाएगा, तैयारी प्लस पाठ्य योजना दोनों हो जाएगी। पुस्तकालय देखें, लाइब्रेरी की व्यवस्था, उसमें मैगजीन होने चाहिए, न्यूज़पेपर होने चाहिए और स्पोर्ट्स से संबंधित किताबें होनी चाहिए, कहानी किताबें होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई आरटी एक्ट से संबंधित ये सारे क्वेश्चन थे। मुख्य क्वेश्चन कहाँ थे भाई, कौन से संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 12 दिसंबर 2002 में हुआ है। 2002 के बाद लागू कब हुआ, 2009 में, 1 अप्रैल 2009 में लागू हुआ। कौन सी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी 2009। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है इसको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, 21A के अनुच्छेद में इसका मूल अधिकार बना दिया गया कि भाई एक तरीके से फंडामेंटल राइट कर दिया गया। इसकी और किस स्टेट में लागू नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में अभी लागू नहीं हुआ है, राजस्थान में 29 मार्च 2010 को लागू हुआ और पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। और उसकी एक तरीके से स्ट्रक्चर कितना है, 7 अध्याय हैं, 5वां अध्याय इम्पॉर्टेंट है, 38 धाराएं हैं, 1 अनुसूची है, ये आप याद रखेंगे। और इसमें कोई
जो है एक तरीके से कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। और इसमें किसी को फेल भी नहीं करना है, किसी को फेल भी नहीं करना। लेकिन 2019 में एक संशोधन किया गया कि अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसको क्या किया जाएगा कि 2 महीने तक रिमेडियल टीचिंग दे करके फिर उसकी परीक्षाएं होगी, एग्ज़ाम होगा, उसके आधार पर उसको पास किया जाएगा। अगर उसमें भी पास नहीं होता, मामला उपयोग मतलब गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, पूरे स्टेट गवर्नमेंट को। उसके अंतर्गत तो सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट करेगी, किसी टीचर को भेज करके पढ़ा करके उसको पास करवाएगी। पास तो करना ही करना है। फिर उसके बाद जो कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते 25% EWS के बच्चे का एडमिशन होगा, जो गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं। और उसके बाद जो अनुपात होगा 1:30 प्राइमरी में होगा। और एक देखेंगे अभी यही 1:30 में आप देखेंगे कि सर की एक यानी अब अगर 150 से एबव हो जाते हैं तो यहाँ पे 6 स्टाफ हो जाएगा, क्योंकि एक प्रधानाध्यापक का बोर हो जाएगा। अगर 200 से ज़्यादा संख्या हो जाती है तो 1:40 का अनुपात हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पे 1:35 का अनुपात होगा, यानी एक टीचर 35 बच्चों को पढ़ाएगा। इस तरीके का उसी जैसे अभी समायोजन वगैरह होता है विद्यालय में, तो वहाँ ये लिया जाता है भाई कितने बच्चे हैं तो उस आधार पे इतने टीचर यहाँ रहेंगे। अगर टीचर एक्स्ट्रा होते हैं तो उनको किसी दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से कार्य दिवस कितने होंगे भाई, एक साल में 200 घंटे है ना, और प्राइमरी स्तर पे 220 घंटे जूनियर स्तर पे। और उसके बाद अगर एक साल में नहीं 200 घंटे नहीं 200 दिन, सॉरी, एक साल में 200 दिन और जूनियर स्तर पे 220 दिन। घंटों में लिया जाएगा तो 800 घंटे एक साल में प्राइमरी स्तर पे और 1000 घंटे जो है जूनियर स्तर पे। अगर एक सप्ताह का लिया जाए तो कितने घंटे पूछेगा, तो 45 घंटे पूछेगा, ये आप बता देंगे। तो यहाँ से ये मुख्य क्वेश्चन को मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। वहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं देखिए, क्योंकि आप उस चीज़ को टच करेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ लोगों को पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।